हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में हम देख रहे थे कि अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसमें से हम बात कर रहे थे ए नंबर का पॉइंट के बारे में कि अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो गोला हमने लिया था, ये गोला था दोस्तों अचालक गोला, ठीक है। ये जो गोला है ये गोला है अचालक गोला। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में ये भी बताया था कि अगर हम किसी अचालक गोले को कोई भी आवेश देते हैं तो वह आवेश इसके भीतर एक समान रूप से व्यवस्थित हो जाएगा, मतलब इस तरह से बिखर जाएगा। हम कोई भी आवेश देते हैं, मान लेते हैं हम इसको Q आवेश दिए हैं, तो ये Q आवेश हम इसके अंदर धनात्मक आवेश के रूप में दिए हैं। तो ये Q, ये धनात्मक आवेश जो है इस गोले के, इस अचालक गोले के भीतर, अंदर में भीतर में एक समान रूप से व्यवस्थित हो जाएगा। और हमने इस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अचालक गोले के बाहर किसी P बिंदु पर हमने निकाला था। वो निकला था दोस्तों, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकला था E बराबर के Q बटे छोटी r का स्क्वायर। ये निकला था छोटी r दूरी पर। यहाँ से ये मान लो क्या है आपके पास, मूल बिंदु O है। इस मूल बिंदु O से इस बिंदु P बिंदु तक की दूरी हम कितना लिए थे, r लिए थे। तो इस बिंदु पर निकला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ बटे r स्क्वायर। जैसा कि हमने बताया कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है दोस्तों KQ बटे छोटी r का स्क्वायर। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र को निकालते हैं तो उस समय दोस्तों ये जो छोटी r है, ये छोटी r और ये जो बड़ी r है, इस गोले की त्रिज्या बड़ी r, इन दोनों में से ये छोटी r बड़ा होता है। छोटी r क्या होता है, बड़ा होता है। किससे, बड़ी r से। देख सकते हैं आप, बड़ी r छोटा है और ये जो छोटी r है वो क्या है, बड़ा है। ये सभी चीज़ों के बारे में हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, तब जाके आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र जो है वो निकला था E बराबर KQ बटे r स्क्वायर। ये A पॉइंट का बात था। आज हम क्या करेंगे दोस्तों, आज हम B नंबर का पॉइंट निकालने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि अचालक गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करेंगे। अचालक गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र को हम ज्ञात करेंगे। ये जो हमने P बिंदु लिया है, ये P बिंदु अभी देखिए ध्यान से, इस अचालक गोले के कहाँ पर है, बाहर में है, इस ये P बिंदु। और ये जो हमने बनाया है दोस्तों, ये जो गोला है, बड़ा वाला गोला, ये गोला है गॉसीय सतह। ये जो हमने P बिंदु को बंद करते हुए एक गोला को बनाया है, इस गोला को बोलते हैं दोस्तों, इस गोला को हम बोलते हैं दोस्तों गॉसीय सतह, या इसको हम बोलते हैं गॉसीय पृष्ठ, ठीक है।
तो देखिए ध्यान से, अब जो ये P बिंदु है, ये P बिंदु को हम इस गोले के बाहर नहीं रखेंगे। हम ये P बिंदु को अब हम इस अचालक गोले के सतह पर लाएंगे, यहाँ पर सतह पर लाएंगे। इस P बिंदु को उठा करके हम यहाँ पर लाएंगे, इस अचालक गोले के सतह पर, यहाँ पर। जैसा कि हमारा पॉइंट है अचालक गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस गॉसीय सतह को हम यहाँ से हटा देंगे। ये तो आपके पास अचालक गोला है ही, अचालक गोला है ये। और ये P बिंदु को हम उठा करके इस अचालक गोले के हम यहाँ पर सतह पे लाते हैं। इस P बिंदु को यहाँ पे उठा के ला लिए सतह पर। सेंटर से यहाँ तक की दूरी वो है बड़ी R, और इस सेंटर से बिंदु P तक की दूरी को हम छोटी r मानते हैं। ये है त्रिज्या, ये है इस अचालक गोले की त्रिज्या है, ये बड़ी R, और ये छोटी r है दोस्तों, ये जो बिंदु P इस अचालक गोले के हम सतह पर लाए हैं। तो इस P बिंदु की दूरी है यहाँ से, सेंटर से, सेंटर O से यहाँ तक की दूरी है R। देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर बड़ी R और छोटी R का बात करें, बड़ी R और ये छोटी R दोनों देखिए आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कब होता है बड़ी R बराबर छोटी R का? जब बिंदु P को इस अचालक गोले के हम सतह पर रखेंगे, तब जाके छोटी R बराबर होता है बड़ी R का, या बड़ी R बराबर होता है छोटी R का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो फार्मूला हमने निकाला है E बराबर KQ/R², ये है अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का। इसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हम लिखते हैं E बराबर क्या है, KQ/ छोटी r का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से E बराबर लिखेंगे, K का तो हम K लिखेंगे, Q का Q लिखेंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी r जो है वो किसके बराबर है, छोटी r वो बड़ी r के बराबर है। तो इस छोटी r को हम सिर्फ बड़ी r लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस छोटी r को सिर्फ हम बड़ी r लिख देंगे। तो यहाँ से इस छोटी r को सिर्फ हम बड़ी r लिख देते हैं, और पावर 2 है तो पावर 2। तो यही दोस्तों हो गया, ये जो निकला विद्युत क्षेत्र, यही हो गया किसी अचालक गोले के सतह पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ/ बड़ी R का स्क्वायर। ये निकल गया सतह पर। अब हम ज्ञात करेंगे अचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र को। सबसे पहले हमको अचालक गोले को बनाना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम बनाते हैं एक अचालक गोला। तो ये जो गोला है दोस्तों, ये है अचालक गोला, ये है अचालक गोला। तो इस अचालक गोले को अगर हम कोई भी आवेश देंगे तो वो आवेश इसके पूरे सतह पर, अचालक गोला को अगर हम Q आवेश देंगे, और ये Q आवेश दोस्तों हम पॉजिटिव आवेश ले रहे हैं, मतलब कि धनात्मक आवेश लिए हैं। तो ये धनात्मक आवेश इस अचालक गोले के भीतर एक समान रूप से व्यवस्थित हो जाएगा। अचालक गोले का अपना कुछ न कुछ एक सेंटर होगा, उसको O मानते हैं। इसकी एक त्रिज्या होगी जिसको हम बड़ी R मानते हैं। और देखिए ध्यान से,
अब जो बिंदु ये सतह पर था, अब इस बिंदु को सतह पर से हम इस गोले के भीतर लाएंगे। इस बिंदु P को इस बिंदु P को हम अब इस अचालक गोले के बिंदु P को इस अचालक गोले के भीतर लाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हमको पॉइंट में दिया गया है अचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र, तो इस अचालक गोले के हमको भीतर में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये जो बिंदु P था, इस बिंदु P को सतह पर से उठा करके हम अब इस अचालक गोले के भीतर लाएंगे। मान लो यहाँ पर लेके चले आए हम, यहाँ पर ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। ये तो आपका हो गया बड़ी R, और इस बिंदु P की दूरी हम इस सेंटर से लेंगे। ये दूरी होती है दोस्तों छोटी r। आप साफ साफ देख सकते हैं ये जो बड़ी r है और ये जो छोटी r है कि अचालक गोले के भीतर जब हम विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करते हैं तब बड़ी r एवं छोटी r इन दोनों में से ये बड़ी r जो है वो बड़ा होता है और ये छोटी r क्या होता है, छोटा होता है। इस अचालक गोले को हम Q आवेश दे रखे हैं। साफ साफ देख सकते हैं कि इस अचालक गोले को हम Q आवेश दे रखे हैं, लेकिन ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P को हम एक गॉसीय सतह से हम बंद करते हैं कुछ इस तरह से। ये बिंदु P है, गॉसीय सतह से बंद कर दिया है। इस बिंदु P पर ये जो P है, ये गोला का कुछ ना कुछ अपना एक एरिया होगा, उस गोले के एरिया को हम A मानते हैं। ये जो बिंदु है यहाँ पर P बिंदु, इस बिंदु पर हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं। इस गोला का ये जो है एक बड़ा सा एरिया है, इस बड़े से एरिया का हम यहाँ पर इस बिंदु P पर एक छोटा सा एरिया मानते हैं। इस छोटे से एरिया को हम बोलते हैं DA। ये आपके पास एक बड़ा सा एरिया है A, उसका आप अगर एक छोटा सा एरिया लेते हैं तो उस छोटे से एरिया को हम DA से दिखाते हैं, DA से सूचित करते हैं। D है, D का मतलब होता है दोस्तों छोटा सा। गोले का एरिया है A, इस एरिया का हम यहाँ पर P बिंदु पर हमने एक छोटा सा एरिया माना है। जब छोटा सा एरिया माना है A, चूँकि एरिया छोटा सा है इसलिए दोस्तों उसमें हम D लगाएंगे। अब जो है दोस्तों, ये जो हमने एक छोटा सा एरिया माना है DA, इस छोटे से एरिया पर अब हम क्षेत्रफल सदिश को देखेंगे। क्षेत्रफल सदिश को देखेंगे। क्षेत्रफल सदिश को दोस्तों हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर क्या है दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी सतह है तो ये सतह है, कोई सतह हम मान लेते हैं ये सतह है, तो इस एरिया के, तो इस सतह के अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, एक एरिया होगा। तो इस एरिया के लंबवत होती है बाहर की तरफ क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। ये जो हमने एक सतह लिया है, इस सतह का लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश। इसको जो है हम दोस्तों, ये जो हमने क्षेत्रफल सदिश यहाँ पे लिखा है, इसको इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बता रखा है। तो क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर क्या होता है, अगर आपने कोई सतह लिया है, इस सतह का कुछ ना कुछ अपना एक एरिया होगा, तो इस सतह के एरिया के ए के लंबवत बाहर की तरफ होती है क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, कुछ
इस तरह से। इसको हम दोस्तों बोलते हैं एरिया वेक्टर। और इस एरिया वेक्टर को हम दिखाते हैं, जो भी एरिया के लंबवत लिया है हमने इस रेखा को, इस क्षेत्रफल सदिश को, उस एरिया को हम लेते हैं ए को, और इस एरिया पे लगाते हम एक वेक्टर चिन्ह। यही होता है दोस्तों ए वेक्टर। ये जो हमने इस सतह के लंबवत खींचा है बाहर की तरफ, यही है क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। ये जो हमने लिया है, एक छोटा सा एरिया लिया है, तो इस छोटे से एरिया का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। तो इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल सदिश इस छोटे से एरिया डीए वो होगा छोटे से एरिया के लंबवत बाहर की तरफ, कुछ इस तरह से। छोटा सा एरिया लिया है डीए, इस छोटे से एरिया के लंबवत बाहर की तरफ होती है क्षेत्रफल सदिश। और इसको हम दिखाएंगे दोस्तों, जो भी एरिया के लंबवत हम खींचते हैं, इस लाइन को, एरिया को लेंगे, डीए को लेंगे, और इस पर हम लगाएंगे एक वेक्टर चिन्ह। कहेंगे दोस्तों विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश से होती है दूर। विद्युत क्षेत्र को हम ई से दिखाते हैं, और ये जो ई है ये इस प्लस आवेश से होती है दूर। वहीं पर दोस्तों अगर आपके पास कहीं पर माइनस आवेश है, तो इस माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो होती है इसके करीब। इसको हम ई से दिखाते हैं। तो हमने क्या समझा कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई ये होती है दूर, वहीं पर माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई ये होती है करीब। अगर हम इसी नियम को यहाँ पर अप्लाई करें इस छोटे से एरिया डीए पर, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस छोटे से गोले के भीतर, इस छोटे से गोले के भीतर बहुत सारे प्लस आवेश हैं। तो इस प्लस आवेश के कारण इस छोटे से एरिया से विद्युत क्षेत्र होगी दूर, क्योंकि यहाँ पर प्लस आवेश है। हमने क्या पढ़ रखा है, प्लस आवेश के कारण क्या होती है, दूर होती है कौन, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर प्लस आवेश है इस गोले के अंदर, छोटे से गोले के अंदर। तो इस छोटे से गोले के अंदर प्लस आवेश के कारण प्लस आवेश उपस्थित होने के कारण इस छोटे से एरिया डीए से विद्युत क्षेत्र ई वो होगी दूर। तो इस छोटे से एरिया से विद्युत क्षेत्र होगी, इसको हम ई वेक्टर से दिखाते हैं। ये जो डीए वेक्टर है और ये जो ई वेक्टर है, दोनों की दिशा आप देख सकते हैं एक ही ओर है। जब दोनों की दिशा एक ही ओर होता है तब डीए वेक्टर और ई वेक्टर इन दोनों के मध्य थीटा जो होगा वो होगा 0 डिग्री। एरिया डीए का फ्लक्स को तो अब हम देखते हैं, अब हम निकालते हैं छोटे से एरिया डीए का फ्लक्स। तो फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं। फाई बराबर सूत्र बनेगा यहाँ पर देखिए क्या है, ई वेक्टर, तो उसको हम लेंगे। तो यहाँ से हम लेंगे ई वेक्टर और यहाँ से हम लेंगे डीए वेक्टर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डीए वेक्टर और इन दोनों के मध्य हम एक गुना का संबंध रखेंगे। मतलब इन दोनों को हम गुना करेंगे। ये जो एरिया है, ये एरिया एक छोटा सा एरिया है। ये जो एरिया है वो छोटा सा एरिया है डीए। चूँकि एरिया जो है वो छोटा सा है तो फ्लक्स जो निकलेगा, फ्लक्स ये फाई ये भी निकलेगा छोटा सा।
छोटा सा चीज़ के लिए हम डी लगाते हैं। तो यहाँ पर डी फाई बराबर होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी फाई बराबर, यहाँ से सिंपली हम ई लिखेंगे, वेक्टर, इस वेक्टर चिन्ह को हटा देंगे और यहाँ से सिंपली हम डी ए लिखेंगे और इस वेक्टर चिन्ह को यहाँ से हटा देंगे और ये जो ई और डी ए के बीच में ये डॉट चिन्ह है, इस डॉट को यहाँ से क्या करेंगे, हटाएंगे। जब ये डॉट को हम हटाते हैं, जब ये डॉट को हम यहाँ से हटाएंगे तो इस डॉट को हटाने से इन दोनों के बाद यहाँ पर आएगा कॉस थीटा। आप देख सकते हैं ये ई और डी ए, इन दोनों के बीच ये जो डॉट था ये हम यहाँ पर इन दोनों के मध्य हटा चुके हैं। जब इन दोनों के मध्य इस डॉट चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा। यहाँ पर इन दोनों के मध्य हम डॉट चिन्ह को हटा दिए हैं तो आया है यहाँ पर कॉस थीटा। डॉट चिन्ह को हटाने से आता है कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डी फाई बराबर ई, यहाँ से लेंगे हम डी ए, यहाँ से लिखेंगे कॉस और इस थीटा के जगह पर हम इस थीटा का मान हम कितना रखेंगे, 0 डिग्री। तो इस थीटा का मान हम 0 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ से हमको डी फाई फ्लक्स निकल जाएगा ई डी ए, कॉस 0 का वैल्यू होता है दोस्तों 1। यहाँ से डी फाई बराबर निकलेगा ई डी ए। ये जो ई डी ए है, ये ई डी ए को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो वो आएगा ई डी ए। ये निकला दोस्तों इस छोटे से एरिया डी ए का फ्लक्स कितना निकला है, ये निकला है दोस्तों डी फाई। ऐसे एरिया का फ्लक्स निकला है डी फाई। हम क्या करते हैं दोस्तों, हमको इस छोटे वाले गोले का पूरे एरिया ए का फ्लक्स निकालना है। चूँकि हमको एक छोटा सा एरिया, इस छोटे से एरिया डी ए, इसका फ्लक्स निकला है डी फाई। अब हम क्या चाहते हैं दोस्तों, ये जो हमने एक छोटा सा गोला बनाया है, इस छोटे से गोले के पूरे एरिया ए का फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं। छोटे से गोले का संपूर्ण एरिया ए पर संपूर्ण फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस डी फाई का समाकलन करना पड़ेगा। ये जो आपके पास डी फाई दिख रहा है, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि संपूर्ण सतह फ्लक्स के लिए, कि पूरा फ्लक्स के लिए हमको करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो छोटा सा फ्लक्स निकला है डी फाई, इस छोटा सा फ्लक्स डी फाई का समाकलन। हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम फाई बराबर लिखेंगे समाकलन इंटीग्रेशन डी फाई। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हम फाई बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये जो आप डी फाई देख रहे हैं, इस डी फाई का वैल्यू, इस डी फाई का मान यहाँ पर है ई डी ए। तो इस डी फाई के जगह पर हम ई डी ए को लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे ई डी ए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम फाई बराबर, ये जो ई आपको दिख रहा है, ये ई को यहाँ से हम बाहर कर लेंगे। तो इस ई को यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ई बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचेगा दोस्तों डी ए। और भी बहुत बार हम ये चीज़ बता चुके हैं कि
अगर आपके पास इंटीग्रेशन dx दिया है या आपके पास इंटीग्रेशन dy दिया है, से इंटीग्रेशन dx का समाकलन होता है x और ये जो समाकलन है dy का इंटीग्रेशन समाकलन होता है y। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हम फाई बराबर लिखेंगे ई का ई लिखेंगे और यहाँ पर गुणा का संबंध है और ये जो dA है dA का समाकलन इंटीग्रेशन होगा दोस्तों a। जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर dx का समाकलन होता है x और dy ये जो dy का समाकलन होता है y। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हम ई का ई लिखेंगे और ये dA का समाकलन को लिखेंगे हम a। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई बराबर ई का तो ई लिखेंगे और ये जो है a, ये है दोस्तों एरिया। ये जो हमने एक छोटा सा गोला बनाया था, इस गोले का एरिया हमने माना था a, यही है a यहाँ पर जो निकला है। तो इस एरिया का मान कितना होगा, देखिए ध्यान से। चूँकि ये जो हमने छोटा सा गोला बनाया है, ये जो है एक गोले के रूप में है, तो इस छोटे से गोले का एरिया जो होता है दोस्तों, एरिया A, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इस एरिया के जगह पर हम लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ई का ई लिख लेंगे और यहाँ से इस एरिया के जगह पर हम लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गॉस का नियम से फ्लक्स। गॉस के नियम से फ्लक्स हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं गॉस के नियम से फ्लक्स फाई बराबर होता है दोस्तों सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही है दोस्तों गॉस का नियम से फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला। ये जो सिग्मा क्यू है, ये सिग्मा क्यू का वैल्यू कितना होगा। बात में इसको माना था कि इस बड़े वाले गोले के भीतर आवेश कितना है, क्यू आवेश है। इस छोटे वाले गोले के भीतर में, अंदर में हम आवेश मान लेते हैं, वो आवेश कितना है, वो आवेश हम मान लेते हैं इस गोले के भीतर कितना है, क्यू डैश है। बड़े वाले गोले के भीतर में, अंदर में कितना आवेश है, वो आवेश है क्यू। लेकिन इस छोटे वाले गोले के भीतर में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये आवेश नहीं है, पूरा का पूरा क्यू आवेश नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले गोले के भीतर हम आवेश मान लेंगे कितना है, क्यू डैश। ठीक है, तो ये जो आपके पास है सिग्मा क्यू, ये सिग्मा क्यू का वैल्यू होगा दोस्तों, ये होगा क्यू डैश। जो भी गोला हमने बनाया है, उस गोले के भीतर जितना भी आवेश उपस्थित होता है, वही होता है दोस्तों सिग्मा क्यू का मान। तो हमने क्या मान रखा है, इस गोले के भीतर कितना आवेश है, हम मान रखा है क्यू डैश। तो सिग्मा क्यू का वैल्यू आएगा क्यू डैश। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों फाई बराबर सिग्मा क्यू के जगह पर हम लिखेंगे क्यू डैश। अब बटा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। तो अब जो है दोस्तों क्यू डैश आवेश जो है दोस्तों, ये जो क्यू डैश हम लिखे यहाँ पर, इस क्यू डैश का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इस छोटे वाले गोले के भीतर
इस छोटे वाले गोले के भीतर कितना आवेश है, मतलब कि हमको Q डैश का मान हमको निकालना पड़ेगा और उस मान को यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा, तब जाके हम फ्लक्स को अच्छे तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस छोटे वाले गोले के भीतर कितना आवेश है उसको निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये जो बड़ा वाला गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, तो इस बड़े वाले गोले के आयतन में कितना आवेश है, Q आवेश है। तो इस बड़े वाले गोले के आयतन में, आयतन क्या होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई R क्यूब। ये जो हमने लिया है बड़ी R, ये बताता है कि हम इस बड़े वाले गोले के आयतन का बात कर रहे हैं। इस बड़े वाले गोले जिसका त्रिज्या दोस्तों R है, तो इस बड़े वाले गोले के आयतन में आवेश उपस्थित है कितना, Q आवेश उपस्थित है। ठीक है, इस बड़े वाले गोले के आयतन में कितना आवेश है, Q आवेश है। आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला गोला है इसके आयतन में, इसके भीतर कितना आवेश है, Q आवेश है। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम एकांक आयतन पर आवेश निकालेंगे कि वो कितना होगा। अगर हम एकांक पे निकालेंगे तो यहाँ से Q आ जाएगा और ये जो है ये सारा का सारा मान चले जाएगा उधर भागा में। ये जो 4/3 है और ये जो है पाई बड़ी R क्यूब, ये आ गया भागा में। अगर 4/3 पाई R क्यूब आयतन में Q आवेश है तो एकांक आयतन में जब भी हम निकालते हैं, एकांक आयतन में, तो एकांक आयतन का आवेश जब भी निकालेंगे तो यहाँ पर ये जो मान है 4/3 पाई R क्यूब, ये सारा का सारा मान हो जाएगा भागा में, मतलब बटे में चले जाएगा। तो हमको कितना आयतन पर चाहिए, हमको ये जो त्रिज्या है छोटी r, इस छोटी r त्रिज्या के इस छोटे से गोले के आयतन पर हमको आवेश निकालना है। तो हमको छोटे से गोला 4/3 पाई इस छोटी r क्यूब आयतन पर आवेश निकालना है। तो वो कितना होगा दोस्तों, वो होगा, यहाँ से लिखेंगे Q बटे 4/3 पाई बड़ी R क्यूब, और ये जो हमने लिखा है इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। गुना कितना होगा, 4/3 पाई छोटी R क्यूब। इतना आयतन में Q आवेश है। अगर हम क्या करें, एकांक आयतन पे निकालेंगे तो इससे जो है ये जो मान है ये मान चले जाएगा भागा में। अगर हम इस छोटे से गोला जिसका त्रिज्या छोटी r है, उस छोटे से गोले का आयतन पर देखें आवेश को कि कितना आवेश है, तो अगर इस पर देखेंगे छोटे से गोले के आयतन पर कितना आवेश है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा, यहाँ पर गुना का संबंध हो जाएगा। तो ये जो 4/3 से 4/3 चले जाएगा, क्योंकि ये भागा में वो गुना में है, पाई से पाई भी चले जाएगा। तो मेरे पास मान बचेगा कि 4/3 पाई R क्यूब में कितना आवेश उपस्थित है, 4/3 पाई R क्यूब में आवेश उपस्थित है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं Q छोटी r का क्यूब बटे बड़ी R क्यूब।
इस छोटे से गोले पर, इस छोटे से गोले पर कि आयतन में 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में कितना आवेश है, क्यू छोटी आर क्यूब बटे बड़ी आर क्यूब। तो इस छोटे से गोले के आयतन में जितना भी आवेश होगा वही होगा क्यू डैश का मान। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्यू डैश बराबर होगा क्यू छोटी आर क्यूब बटे बड़ी आर क्यूब। अब जो है इसको जो है आपको समीकरण 2 मानना है और इस समीकरण 2 को, इस समीकरण 2 से हम यहाँ पर, इस समीकरण 2 को यहाँ पर हम लेंगे। तो समीकरण 2 में है फाई बराबर क्यू डैश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर ये जो क्यू डैश है, इस क्यू डैश का मान हम निकाल चुके हैं, क्यू छोटी आर क्यूब बटे बड़ी आर क्यूब। तो यहाँ से इस क्यू डैश का मान हम लिख देंगे कि क्यू छोटी आर क्यूब बटे बड़ी आर क्यूब, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम इस साइड में लिख देंगे। इस क्यू डैश के मान के जगह पर हम रख दिए क्यू छोटी आर क्यूब बटे बड़ी आर क्यूब, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम इस साइड में इसका मान बैठा दिए। इसको दोस्तों हम समीकरण 3 मानते हैं। अब हम दोस्तों समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से देखेंगे। 3 से इन दोनों का लेफ्ट यहाँ भी फाई है, यहाँ भी फाई है, दोनों का लेफ्ट आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों का लेफ्ट बराबर है तो इसका राइट और इसका राइट ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चूँकि दोनों का लेफ्ट बराबर है इसीलिए हम इन दोनों के राइट को बराबर लिख देंगे। तो यहाँ से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसका, क्यू छोटी आर क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू बड़ी आर क्यूब का। ये जो आपके पास है ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये इधर है गुना में, और इसको उठा के हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा भागा में। मतलब कि ये जो है 4 पाई आर स्क्वायर वो ये साइड है गुना में, इसको उठा के अगर हम उस साइड भेजेंगे तो ये टोटल का टोटल मान चले जाएगा वो भागा में। मतलब कि कुछ इस तरह से ई बराबर निकलेगा। यहाँ से देख सकते हैं क्यू छोटी आर क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू बड़ी आर क्यूब, और ये जो है गुना में इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 3 ठो आर है और यहाँ पर 2 ठो आर है, तो 2 ठो आर से ये 3 ठो आर चले जाएगा, कै ठो बचेगा, 1 ठो आर। यहाँ पर 2 ठो आर है और यहाँ पर 3 ठो आर था, तो यहाँ पर 2 ठो आर था और यहाँ पर 3 ठो आर था। तो हमने क्या किया, 2 ठो आर से यहाँ पर 2 ठो आर को काटा और कै ठो बच गया, 1 ठो बच गया। सकते हैं क्यू और 1 ठो आर बच गया, और बटे यहाँ पर देखिए 4 पाई और इस एप्सिलॉन नॉट के इसके साथ ले लेंगे और ये बड़ी आर क्यूब को हम साइड में लिख देंगे। ई बराबर क्यू आर बटे, देखिए ध्यान से यहाँ पर आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बड़ी आर क्यूब हमारा मान है, इसको हम गुना 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इस 1 के साथ में हम ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को।
इस एक के साथ में हम ले लेंगे 4πε0 को। दोस्तों 1/4πε0 ये बराबर होता है k के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 को हम लिख देंगे k, यहाँ से आ जाएगा q और आ जाएगा छोटी r फिर बटे बड़ी R क्यू। ये निकला दोस्तों इस अचालक गोला के भीतर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इस P बिंदु पर निकला दोस्तों विद्युत क्षेत्र E बराबर k q छोटी r बटे बड़ी R क्यू। इस P बिंदु पर किसके कारण, इस अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र जो निकला वो निकला है E बराबर k q r बटे बड़ी R क्यू। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।